गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। तो ये हमारे पास बिजनेस स्टडी की लास्ट केस स्टडी है हमारे पास। तो इससे पहले मैंने सारी की सारी कंप्लीट पिछले जो चैप्टर्स हैं आपके 1 से लेकर 11 तक उनकी सबकी केस स्टडी डाल दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी जो प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो पेपर में आ चुकी हैं, मैंने उसमें कुछ वो कवर की हैं और कुछ केस स्टडीज वो हैं जो फ्यूचर में उनके आने के क्या है चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को एक मिक्सचर बना के मैंने इस वीडियो के अंदर तैयार किया। और अगर डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाइए लिंक को देखिए और कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में जानकारी लीजिए और फिर आकर क्या कीजिए, इन केस स्टडी को सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से इसकी क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या था, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर के साथ जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। कौन सा, पहले वो कौन सा था 1986 और अब उसको अमेंड करके क्या बना दिया गया, 2019 बना दिया गया। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो किसके द्वारा, सेलर के द्वारा की जाती है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर क्या पढ़ते थे हम कि ये बेनिफिशियल है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए भी, बिकॉज कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज था, उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए भी ये लाया गया। और बिजनेस के लिए भी जरूरी है क्योंकि बिजनेस को क्या लगता है, इससे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। जो बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्ट करेगा, कंज्यूमर को ध्यान में रखेगा, वो फ्यूचर में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते थे, कुछ राइट्स होते थे। कौन सा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हर्ड, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी, ये सारे राइट्स दिए गए थे इस एक्ट ने, किसको, कंज्यूमर को, ठीक है ना। और अगर ये कोई भी राइट फुलफिल नहीं हो पाता या कोई भी राइट वायलेट होता है तो उस राइट के अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है कौन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और पूरी पेनल्टी भी मिलती है, पेनल्टी भी लगाता है कंपनीज के ऊपर। कौन सा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या था, कुछ राइट्स थे और कुछ क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर बिल ले प्रॉपरली, कंज्यूमर खुद किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ना हो, ब्लैक मार्केटिंग में ना हो, ठीक है ना। और अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है किसी भी कंपनी के खिलाफ का कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है तो एक 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी थी। कौन सी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। और अगर नेशनल से भी सेटिस्फाइड ना हो तो किस पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 20 लाख या 1 करोड़ तक के केसेस हो गए थे, फिर उससे ज्यादा स्टेट के अंदर, फिर सबसे ज्यादा नेशनल के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगर सोल्व नहीं होता तो कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ एनजीओ होते थे जो क्या करते थे, कंज्यूमर की मदद करते थे, किसके लिए, इन राइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हम पढ़ते थे कंज्यूमर कौन है। तो अब किसी को कोई चीज फ्री में मिली है, क्या वो कंज्यूमर है, नहीं। तो कंज्यूमर वही है जो बदले में क्या पे कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है, ठीक है ना। वो सारा कुछ हमने इस चैप्टर में क्या किया था, पढ़ा था। चलो तो इसकी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हरीश परचेज्ड अ मेडिसिन, हरीश परचेज अ मेडिसिन फॉर हरि गोविंद मेडिकल स्टोर फॉर हिज सन हु हैड हाई फीवर, जिसको क्या है, बहुत ज्यादा बुखार है। इवन आफ्टर गिविंग द मेडिसिन हिज सन कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव, मतलब मेडिसिन देने के बाद भी उसके बेटे की कंडीशन क्या नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटल में डालना पड़ा। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड हरीश दैट द मेडिसिन गिवन टू सन वाज स्पूरियस, मतलब जो मेडिसिन दी गई थी वो नकली थी, खराब थी। हरीश कंप्लेंट अबाउट दिस टू हरि गोविंद मेडिकल स्टोर एंड एज अ रिजल्ट Hari Govind Medical Store decided to file a complaint against the manufacturer in the consumer court. Can Hari Medical Store do this? देखो अब हुआ क्या कि जो हरीश ने दवाई खरीदी किससे, हरि गोविंद मेडिकल स्टोर से, लेकिन वो दवाई क्या निकली, खराब निकली। लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला था उसको भी नहीं पता था, उसने कंप्लेंट फाइल करने की सोची, किसके खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ। क्या हरि गोविंद मेडिकल स्टोर फाइल कर सकता है, नहीं, बिकॉज हरि गोविंद मेडिकल स्टोर जो था वो सेलर था, वो उस चीज का एक्चुअल कंज्यूमर नहीं था। तो कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, मिस्टर हरीश ही फाइल कर सकता है, या उसके बिहाफ के ऊपर कोई और फाइल आउट कर सकता है, लेकिन अकेला हरि गोविंद मेडिकल स्टोर फाइल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हरि गोविंद मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर एक्चुअल में कौन है, हरीश है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है
कि मोहिनी परचेज्ड अ पैक ऑफ बिस्कुट। व्हेन शी फेल्ट द बिस्कुट वर स्टेल, बिस्कुट क्या थे, खराब थे। शी केयरफुली रीड द लेबल ऑन द पैक ऑफ द बिस्कुट विच मेंशन्ड, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी के लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो राइट टू अवर कस्टमर केयर सेल एट बेल फूड प्राइवेट लिमिटेड, जलंधर, पंजाब। The biscuit company has set up its own consumer service and grievance cell to promote and protect the following right। किस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रीवियांस सेल बना रखा था। देखो, राइट टू सेफ्टी, क्या कोई सेफ्टी की बात की गई है? नहीं। किसके बारे में बात की गई? राइट टू बी हर्ड, मतलब कंज्यूमर को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये कौन सा राइट है? ये राइट कंज्यूमर को अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सके, चाहे कंपनी के अंदर रख सके या बाहर गवर्नमेंट के पास रख सके। तो बेसिकली अब कंपनी ने क्या किया, उसके इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही एक कंज्यूमर सेल बना दिया कि अगर कोई भी गलती होती है तो आप हमें बता दिए इस सेल के ऊपर, ठीक है ना। तो किस राइट के बारे में बात की जा रही है? राइट टू बी हर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अ कंज्यूमर कोर्ट इन पुणे स्लैप्ड ₹55,000 fine on a reputed online food delivery company along with a hotel for delivering non-vegetarian food to a lawyer who had ordered पनीर बटर मसाला। देखो क्या हुआ, कंज्यूमर कोर्ट ने कितना फाइन किया? 55,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड सप्लाई कर दिया किसको? लॉयर को, जिन्होंने क्या ऑर्डर किया था? पनीर बटर मसाला, पर उनको बटर चिकन दे दिया गया। जब उन्होंने ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई ना, तो होटल ने प्रॉमिस किया कि ये चीज दोबारा नहीं होगी, और उन्होंने अनदर पार्सल भेज दिया, एक सही डिश था। लेकिन हाउएवर फिर भी क्या हुआ, उस वकील ने क्या एलेज किया, मतलब क्या बताया कि जब उन्होंने दोबारा वो पैकेट रिसीव किया ना, उसमें भी पनीर की बजाय क्या था? चिकन ही था, सेकंड टाइम एज वेल। तो देशमुख सेंट नोटिस टू बोथ द रेस्टोरेंट एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी फॉर हर्टिंग हिज रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो देखो किस राइट, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड इन द अबव केस। कौन सा राइट वायलेट किया गया है? देखो, राइट टू बी हर्ड, क्या बोलने का अधिकार था? नहीं, बोलो तो उसने दिया। राइट टू बी सीक रीड्रेसल, क्या उसको मतलब ग्रीवियांस लेने का अधिकार था? नहीं, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं। तो ये है राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है? राइट टू बी चूज, कि किस अधिकार को वायलेट किया? चुनने के अधिकार को वायलेट किया, क्योंकि उन्होंने क्या चुना था? पनीर बटर मसाला, लेकिन उन्होंने क्या भेजा? उन्होंने अपनी तरफ से चिकन उनको भेज दिया। तो ये किस राइट का हनन है उनके? राइट टू बी एश्योर्ड या राइट टू बी चूज, मतलब उनको प्रॉपर चुनने का अधिकार था कि वो इन दोनों में से किस चीज को चुनेंगे। तो उन्होंने चुना था पनीर बटर मसाला, लेकिन उन्होंने दोबारा इसको भेज दिया, तो उन्होंने किस राइट को वायलेट किया? राइट टू बी एश्योर्ड। देखो सेफ्टी नहीं है, उससे उनको कोई लाइफ का नुकसान नहीं हुआ उस चीज से, राइट टू बी सेफ्टी नहीं है, लेकिन क्या है? राइट टू बी एश्योर्ड, उनको चुनने का अधिकार था, लेकिन कंपनी ने अपनी चीज उनके ऊपर क्या कर दी? थोप दी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुमन bought a box of cheese of reputed brand a local shopkeeper, मतलब सुमन ने क्या किया? एक चीज खरीदा, बॉक्स ऑफ चीज खरीदा एक रेपुटेड ब्रांड का लोकल दुकानदार से। ऑन ओपनिंग द बॉक्स, मतलब जब उन्होंने बॉक्स को खोला, शी फाउंड अ पीस ऑफ स्टोन इन द चीज, मतलब क्या देखा? एक पत्थर का टुकड़ा था चीज के अंदर। शी रिपोर्टेड द मैटर टू द शॉपकीपर, उन्होंने उस मैटर को किसको रिपोर्ट किया? शॉपकीपर को। हु फॉरवर्ड हर कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड कंपनी, मतलब उसने उस कंप्लेंट को किसको बता दिया? उस कंपनी को बता दिया। Within a week, the representative of the company visited Suman resident with an apology and as a replacement offered her a new cheese pack with 4 other varieties of cheese as compensation for the inconvenience to her, मतलब compensation के रूप में उन्होंने क्या किया? 4 पैकेट और दे दिए वैरायटी के अलग अलग से। तो स्टेट द कंज्यूमर राइट, किस कंज्यूमर राइट? सुमन एक्सरसाइज। देखो राइट टू बी हर्ड, सुमन ने इसके बारे में बात की, यस। देखो राइट टू बी हर्ड तो एक्सरसाइज किया उन्होंने, बोला कंपनी के बारे में, उसके बारे में बताया। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो इस केस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या दिया? इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास क्या है? राइट टू सीक रीड्रेसल। किस अधिकार के बारे में बात की गई है? राइट टू सीक रीड्रेसल, कि उन्हें रीड्रेसल लेने का अधिकार था, उन्हें उस चीज को रिप्लेस करके कंपनसेशन लेने का अधिकार था। वो कंपनसेशन उसको मिली भी, उसने सिर्फ उसको बताया नहीं, उस कंप्लेंट को बताया नहीं, लेकिन उससे जो बनती हुई उनकी कंप्लेंट थी ना, रिप्लेस भी किया और नया पैक भी लिया। तो राइट टू सीक रिड्रेसल को उसने क्या किया? यूज किया, कि उसका अधिकार है अगर कोई चीज खराब है उसको वापस ले, उससे नया प्रोडक्ट लेना और उससे अच्छी वैरायटी का लेना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन started working with a multinational company in Delhi.
ठीक है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एमएनसीज के अंदर दिल्ली के अंदर काम करने लग गया, बट ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट ही हैड टू गो बैक टू हिज विलेज, मतलब दोबारा जाना पड़ गया बिकॉज उसके पेरेंट्स क्या थे, बीमार थे। देयर ही नोटिस दैट विलेजर वर लिटरेट बट इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, मतलब विलेजर पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको उनके अधिकार के बारे में नहीं पता। Many vegetable vendor were using stone as weight to sell their vegetable, मतलब पत्थरों का यूज करते हैं अपने वेजिटेबल को बेचने के लिए। पत्थरों मतलब उस जो तोल करने के लिए होता है ना, मापने के लिए होता है, उसकी वे प्रॉपर वेट रखने की बजाय स्टोन्स को रखते हैं। Some shopkeeper were selling food items without having FPO mark, मतलब बिना FPO मार्क के कुछ लोग क्या कर रहे थे, सामान बेच रहे थे और विलेजर को उसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, सो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग विलेजर हिमेश डिसाइड टू पब्लिश अ वीकली जर्नल जन जागृति। तो उसने क्या सोचा कि हम लोगों को चलो अवेयर करते हैं, जन जागृति नाम की एक वीकली जर्नल क्या करते हैं, वीकली मैगजीन पब्लिश करते हैं। तो रमेश ने किस राइट को एक्सरसाइज किया, देखो राइट टू सेफ्टी नहीं, राइट टू इन्फॉर्म नहीं, राइट टू इन्फॉर्म नहीं, किसके बारे में, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो उनके कंज्यूमर थे उनको एजुकेट करना उसने सही समझा। तो किस राइट के बारे में बात की गई है इसके अंदर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो हिमेश ने क्या किया, राइट का अधिकार किया, अपने लोगों को एजुकेट करना ताकि वो लोग अवेयर हो, अपने राइट को यूज कर सके सही टाइम के ऊपर। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दुष्यंत हु वाज अ वेजिटेरियन। दुष्यंत क्या था, एक वेजिटेरियन था। went to snack bar for having french fries and later on found that it has non vegetarian content, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि भाई इसमें तो नॉन वेजिटेरियन कंटेंट है। neither the advertisement nor the packing of the product display that the product है, मतलब कुछ भी लिखा नहीं हुआ उसके ऊपर। तो will दुष्यंत be able to claim compensation which right of the consumer is violated, देखो कंपनसेशन तो उसको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है ना। और किस राइट को वायलेट किया गया, क्या राइट टू सेफ्टी नहीं, राइट टू बी हर्ड नहीं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि उसे बताना चाहिए था। प्रोडक्ट में गलती नहीं है लेकिन कम से कम लेबलिंग तो करनी चाहिए थी ना कि ये वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन नहीं है। तो किस राइट को वायलेट किया गया है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या, कि तानिया परचेज सम हाउस होल्ड गुड फ्रॉम जनरल स्टोर। तानिया ने कुछ हाउस होल्ड सामान खरीदा, कहां से, जनरल स्टोर से। आफ्टर रीचिंग होम, घर आने के बाद, शी फाउंड अ फेस क्रीम विच शी हैड नॉट बिल फॉर, मतलब उन्होंने क्या देखा कि उनके पास एक फेस क्रीम है जिसका अभी तक बिल नहीं हुआ। आफ्टर चेकिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी एंड अदर डिटेल शी स्टार्टेड यूजिंग इट, उन्होंने इसको यूज भी करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बिना बिल लिए। और फेस बर्न ड्यू टू द यूज ऑफ क्रीम, और उसका फेस खराब हो गया। क्या तानिया कंप्लेंट फाइल कर सकती है, नहीं। क्यों नहीं फाइल कर सकती, क्योंकि उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, क्या कि उसको बिल लेना जरूरी था। उसको अगर उसके पास बिल होता तभी कंप्लेंट कर पाएगी ना, क्योंकि अभी तो शायद वो दुकानदार क्या बोले, मैंने तो ये चीज बेची नहीं है, क्या प्रूफ है उसके पास कि उसने इस दुकान से ही लिया, तो उसके पास क्या होना चाहिए था, एक प्रॉपर बिल, जो उसने अपना फॉलो नहीं किया। तो क्या अब उसको कंप्लेंट फाइल कर सकती है, नहीं कर सकती, बिकॉज उसके पास प्रॉपर बिल नहीं है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन अरमान ओपन अ स्मॉल रेस्टोरेंट इन अ पॉश मार्केट टू अर्न हिज लाइवलीहुड। अरमान ने एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया एक अच्छी मार्केट के अंदर। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट गुड क्लाइंट, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ही डिसाइडेड टू इंस्टॉल 2 एयर कंडीशनर इन द रेस्टोरेंट, मतलब उसने 2 एयर कंडीशनर क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए रेस्टोरेंट के अंदर। He did not have its sufficient fund to buy an air conditioner of a good brand. He bought 2 air conditioners from a local manufacturer in जनकपुरी दिल्ली। देखो अच्छा बड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, उसने लोकली खरीद लिए। दोनों के प्राइस क्या था, 20,000। उसके बाद उसने क्या फाइंड आउट किया, कंप्रेसर ऑफ वन ऑफ द एयर कंडीशनर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मतलब एक अच्छे से चल नहीं रहा। और डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट द डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड बाय द, मतलब बहुत लगातार वो कंप्लेन कर रहा है लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सो ही फील वेरी डिसअपॉइंटेड, he feel very disappointed about the issue and wants to take a legal action against the manufacturers to not only compensation but also to save other people from being duped by the। देखो क्या हुआ कि अरमान ने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला और उसने 2 एयर कंडीशनर लगवाए, लेकिन एक एयर कंडीशनर क्या हो गया, खराब हो गया। तो बार बार वो लगातार कंप्लेन कर रहा है लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब वो क्या चाहता है कि मैं इसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लूं और सिर्फ कंपनसेशन ना छोड़कर लोगों को भी अवेयर किया जाए। तो क्या वो लीगल एक्शन ले सकता है, पहली बात तो यस ले सकता है। और नेम द रीड्रेसल एजेंसी, देखो 3 रीड्रेसल एजेंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो देखो अब ये जो अमाउंट है ये 1 करोड़ से कम है ना, 20-20 हजार की है, तो वो किसके अंदर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रीड्रेसल एजेंसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर सेल के अंदर जाएगा और वहां जाकर क्या कर देगा, कंप्लेंट फाइल कर देगा अपने लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए। तो किसके अंदर जाएगा, रिड्रेसल एजेंसी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट। और अगर 30 दिन तक
डिस्ट्रिक्ट है तो फैसला आता है, उसके बाद वो 30 दिन तक कहां जा सकता है, स्टेट, और फिर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जा सकते हैं, नेशनल। चलो अब हमारे पास क्या है कि शुभांगी परचेज द कार फॉर ₹1.1 करोड़ एंड फाउंड इट इंजन डिफेक्टिव, और उसका इंजन क्या निकला, डिफेक्टिव निकला। डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट्स द डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड, मतलब बहुत कंप्लेंट करती, डिफेक्ट रेक्टिफाइड ही नहीं हो रहा। शी फाइल्ड अ कंप्लेंट इन अ नेशनल कमीशन बट वाज नॉट सेटिस्फाइड, उसने नेशनल कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी, लेकिन वहां से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके ऑर्डर से। तो सुजेस्ट हर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर शी कैन अपील। देखो नेशनल कमीशन तक जाने के बाद अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्या आगे जा सकती है, यस जा सकती है। किसके पास, तो उसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, वो क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट। कि अब वो कंप्लेंट किसको फाइल करे, जाके सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेंट फाइल करे। चलो तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हिमांशु परचेज द न्यू कार फ्रॉम गैलेक्सी मोटर फॉर 25 लाख। He was offered free insurance for the first service to be availed after car has covered 5 kilometer, 10,000 kilometer and 15,000 kilometer respectively। मतलब उनको क्या बोला गया कि आप 25 लाख की गाड़ी है और आपको फ्री सर्विस दी जाएगी जब आप 5 लाख, 5,000, 10,000 और 15,000 किलोमीटर आपकी कार चल जाएगी। When Himanshu took the car for the first free service, he was told that car was not new. First service has already been availed on this car। मतलब कार नई नहीं है, वो फर्स्ट सर्विस पहले ही हो चुकी। तो अब हिमांशु को क्या लगा कि उसमें उनके उसके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, और उसने कंप्लेंट फाइल कर दी किसके अंदर, स्टेट कमीशन के अंदर। और बीइंग नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन आफ्टर 2 months ही डिसाइडेड टू फाइल एन अपील अगेंस्ट इट। देखो क्या हिमांशु कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, देखो कंप्लेंट तो वो नेशनल कमीशन के अंदर फाइल कर सकता था, लेकिन अब उसने कंप्लेंट डिसीजन आने के बाद कितना टाइम लगा दिया, 2 महीने लगा दिए, 2 महीने के बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, कम से कम आपको फाइल कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आपको अगले जब डिसीजन आया उसे 30 दिन के अंदर तक आपको नेशनल कमीशन में क्या करना था, केस फाइल करना था। लेकिन अभी तो उसने 2 महीने के बाद उसने सोचा कि मैं फाइल करता हूं, तो वो क्या फाइल कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना था, वो केस फाइल करना था। चलो तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो या तो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी हैं इस चैप्टर में से, या फ्यूचर के अंदर आने के क्या है चांसेस है। और डिटेल में पढ़ना है तो लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया। थैंक यू।